सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से अभी सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर होगा निधि कर को। तो अर्थ नेस्ट कंपनी है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है निधि कर, जिनको अभी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से अभी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल बैग्स तैयार किए हैं जो कि पारंपरिक प्लास्टिक बैग्स का इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। बायोडिग्रेडेबल बैग्स मतलब ये मिट्टी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, ये होता है बायोडिग्रेडेबल मतलब। तो इसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। नाम याद रखना, निधि कर इनका नाम है। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो 2025 में हमने जो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़े हैं उस सारे में आपको रिवाइज करवाता हूं। तो देखो, अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था सई परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को मिला था 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला, लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ियों को मिला। वो कौन है? एक निशानेबाज मनु भाकर है, एक चेस प्लेयर है डी गुकेश, एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार है। बाकी उर्वशी सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये अभी संस्थागत श्रेणी में दिया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन को, जो कि हैदराबाद में है ये संस्थान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया? 3 जनों को। डेविड बैकहम जो कि यूके के फुटबॉलर है, डायन वॉन फर्स्टबर्ग ये बेल्जियम से है, रिकेन यामामोटो ये जापान से है। अभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी रही उत्तर प्रदेश की, और मंत्रालयों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी टॉप पे रही थी। उसके अलावा अभी सिक्किम के प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? त्रिवेणी। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 दिया गया मंसूर अल मंसूर को, जो कि सऊदी अरब के हैं। ये 2025 में अभी तक हमने अवार्ड्स पढ़े हैं जनवरी और फरवरी में, तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो आंसर होगा वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। तो आरबीआई ये देश भर में जनता के बीच अलग अलग विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। तो 2025 में ये 24 से लेकर 28 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। और इस बार की थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। मतलब इस वर्ष की थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। बाकी बात आरबीआई की हुई है, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। पहले स्टैटिक देखते हैं। जैसे इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में नए गवर्नर कौन बन गए? संजय मल्होत्रा बन गए, जो 26वें हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? शक्तिकांत दास को। अच्छा, शक्तिकांत दास अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बन गए। और वैसे ऑलरेडी कौन है? चलो ये प्रश्न आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब 2 प्रधान सचिव हैं। एक तो हमने कहा ये शक्तिकांत दास, और ऑलरेडी एक पहले से है। क्या नाम है उनका ये आपको बताना है। बाकी आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, और पहले इंडियन गवर्नर पूछोगे तो सीडी देशमुख। कुछ और करंट अफेयर से आरबीआई से प्रश्न अगर देखें तो आरबीआई ने यूएलआई को लॉन्च करने की घोषणा की थी। यूएलआई मतलब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को टॉप सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया था, A+ रेटिंग। उसके अलावा सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई 12वें स्थान पर है। टॉप पर फेडरल रिजर्व है, कि अमेरिका का है। उसके अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह को। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर बताया था शक्तिकांत दास को। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया था?
आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। और आरबीआई ने अभी रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया, 6.25% कर दिया, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा भोपाल। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश को निवेश केंद्र में बदलने के उद्देश्य से 18 नई प्रौद्योगिकी नीतियों को भी लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों ने हिस्सा लिया और इसमें विशेष रूप से एरोस्पेस में भारत की भूमिका पर जोर दिया गया। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखना है कि अभी मोदी जी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भोपाल में किया, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब समिट हो गया, सम्मेलन हो गया, और 2-3 दिन से लगातार मैं समिट्स पे आपको रिवाइज करवाता आ रहा हूं, तो आज मैं आपको रिवीजन नहीं करवाता। अच्छा, एक काम करते हैं, आज भोपाल चलते हैं। भोपाल न्यूज में है तो भोपाल लिख करके चलता हूं मैं आपको, मतलब भोपाल से अभी तक जो जो करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी हमने पढ़ा था लेटेस्ट कि अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अभी भोपाल में ही हुआ था। भोपाल में ही एक साथ 7,000 लोगों के द्वारा गीता का पाठ करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने वाला पहला शहर भोपाल बना। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक ये बना भोपाल में। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद है, कैसे भूल सकते हो। कौन सी गैस लीक हुई थी, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी के ऊपर अभी बुक भी लिखी गई है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जिसको लिखा है टिम वॉकर ने। अच्छा, इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया? तो भी याद रखना, आंसर होगा भोपाल। ठीक है, इन सब कारण से भोपाल न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता था, जिनका अभी निधन हो गया? तो आंसर होगा मायाधर राउत को। तो प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक थे मायाधर राउत, जिन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन अभी 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ एक 2-4 में अगर नाम बोलूं, जैसे साहित्य कला अकादमी पुरस्कार 1984 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, और भी बहुत सारे पुरस्कार, पद्मश्री वगैरह कई तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं। तो सिंपल से इनका नाम याद रखना। ऐसे ही प्रश्न आएगा कि एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक थे जिनका भी निधन हो गया, उन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता था, बताइए उनका नाम क्या है? तो मायाधर राउत उनका नाम है। अच्छा, नृत्य से मुझे याद आ गया, तो मैं आप सबको नोटिफाई कर दूं कि अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा भी था कि अब मैं आपको क्विज बना करके दे रहा हूं। हर टॉपिक पे आपको क्विज मिलने वाली है, चाहे टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी के बात करोगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बात करोगे, तो हर तरह की क्विज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कल एक नया टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया बना करके, डांसेस के ऊपर। क्लासिकल डांस के ऊपर भी बना दिया सेपरेट, अलग से मिक्स नहीं किया, अलग से बना दिया। और फोक डांसेस, इसके ऊपर भी अलग से मैंने क्विज बना दिया है, कल शाम को ही बना करके डाला है। तो आप में से भी शायद किसी ने नहीं लगाया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे अपनी नोटिफिकेशन तो जाता नहीं है। वो अपने एप्लीकेशन के डेवलपर की कमी है कि उन्होंने ये फंक्शन दिया नहीं अपने को, और मैं टेलीग्राम पे बताना भूल गया, तो अभी बता दिया, याद आ गया। तो क्विज जाकर के जरूर लगा लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं। और इतना ही नहीं, अभी आपको याद है एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की थी, डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। वो 20 क्वेश्चंस हम पिछले 1 साल के करंट अफेयर से ले रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए कि बहुत अच्छा स्टार्ट किया आपने ये नया इनिशिएटिव। एक तो 20 डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं पिछले 1 साल के, और उससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप खुद का एनालिसिस भी कर पा रहे हो कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वीकली मंथली में कई बार रिवाइज कर चुके हो, तो जब प्रश्न आपके सामने आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑप्शंस के साथ, तो वो आपसे सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही कंडीशन आपके आने वाले एग्जाम में भी होने वाली है, बल्कि वहां तो और प्रेशर रहेगा आपके दिमाग में। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। वो कहते हैं ना कि जिस मैदान में युद्ध होना है, वैसे ही मैदान में आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो ये क्विज फॉर्मेट वो मैदान आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका फायदा उठाना है आप लोगों को। इसी तरह से अब कल एक और मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है, उसी में क्विज में ही आप जाकर के देखोगे तो ऊपर ही कॉलम नजर आ जाएगा आपको पीवाईक्यू का, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्विजेज में लेकर के आ रहा हूं। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वैसे तो कोई भी टॉपिक हमने ले लिया, जैसे कि फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस पे मैंने क्विज डाली, तो वो तो एक तो टॉपिक वाइज में अलग से मैंने डाल दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने वहां पे डाल दिए।
लेकिन इसके अलावा पीवाईक्यू वाली सीरीज में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज में भी अलग टॉपिक वाइज मैं आपकी क्विजेस बनाऊंगा। उसमें हर टॉपिक में मैं वही क्वेश्चन डालूंगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहां पे वो मेंशन भी करूंगा कि भाई ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि इसमें मुझे मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो थोड़ा और करूंगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। लेकिन मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं थाली सजा करके आपके सामने रख सकता हूं, खाना तो आप ही को पड़ेगा, उसे डाइजेस्ट तो आप ही को करना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्थ बनेगी। बाकी अपनी एप्लीकेशन पे जो भी क्विज आती है उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी क्विजेज आती है वो सारी फ्री में आती है। मैं जो भी चीजें आपको दे रहा हूँ फ्री में दे रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं होता, तो उसका फायदा उठाइए। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे अपने इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते नहीं है, निधन वाला प्रश्न था तो 2-3 नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि एक तो मिलिंद रेगे का नाम हमने पढ़ा था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता है इनको। एक प्रसिद्ध बंगाली गायक प्रतुल मुखोपाध्याय का भी निधन हो गया। सुक्री बोम्मा गोड़ा का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, कर्नाटक के हलक की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, और इस समुदाय की लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्व कोश उनको कहा जाता था। वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता था। उसके अलावा अभी दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन का निधन हो गया, 2024 में पद्मश्री मिला था। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम का निधन हो गया, 1999 में पद्म विभूषण मिला। वैसे वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। अभी दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ था, जापान की टोमिको इटुका थी, वो 116 वर्ष की आयु में। वैसे अभी दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या महिला कौन बन गई है? ब्राजील की एक नन है वो, चलिए बताइए उनका नाम क्या है। वो भी 116 वर्ष की है। उसके अलावा डॉक्टर के.एम. चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी। भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी इन्होंने किया था, पद्मश्री 1991 में मिला। और नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का भी निधन हो गया, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये 2025 के जो भी मैंने आज आपको रिवाइज कराया निधन वालों में, 2025 में इनके निधन हुए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभ्यास का नाम है सागर कवच। किसने किया? भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने। कब किया? अभी 21 और 22 फरवरी को। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी जो तटीय रेखा है वहां पर इसका आयोजन किया। इसमें इनके अलावा हमारी नौसेना ने, बीएसएफ, सीआईएसएफ, पश्चिम बंगाल पुलिस ने, सीमा शुल्क और वन विभाग, इन सब ने भी हिस्सा लिया। एक्चुअली पे यहाँ पर इन सब ने मिलकर के अपहरण, तस्करी जैसे खतरों से निपटने के लिए अभ्यास किया, परीक्षण किया। क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसमें परीक्षण ही होता है, मतलब नकली दुश्मन बनाए जाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं कि भाई दुश्मन की ऐसे एंट्री होगी तो हमें कैसा परफॉर्म करना है, एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बिठानी है, यही सब प्रैक्टिस की जाती है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। पहले मैं आपको भारतीय तटरक्षक बल से क्या क्या प्रश्न आपको याद रखने वो रिवाइज कराता हूँ। उसके अलावा 2025 में जो अभी तक मिलिट्री एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, जो भी 5-7 हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तम जी समिति। उद्देश्य, और अगर पूछे भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज कौन सा था? आईसीजीएस कुठार। आईसीजीएस मतलब हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जैसे होता है ना आईएनएस हमारी नौसेना में, इंडियन नेवल शिप। और इसके पहले महानिदेशक वी.ए. कामत थे। अभी भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने? एस परमेश शिवमणि। अच्छा, आप देखोगे अभी हमारे जो आरबीआई के नए गवर्नर बने थे वो भी 26वें नंबर के हैं। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने वो भी 26वें नंबर के हैं। और ये हमारे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वो भी 26वें नंबर के हैं। तो बता दो फटाफट से, आरबीआई के अभी 26वें गवर्नर कौन बने? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26वें नंबर के कौन बने? ये दोनों प्रश्न के उत्तर दो। बाकी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम। और याद रखना, अभी समुद्र प्रताप ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसको बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए। चलो अब एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराता हूँ, ये सारी 2025 में हमने पढ़ी है।
जैसे कि डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था। ला पैरोस, इसका आयोजन फ्रांस ने किया था। बहुपक्षीय मल्टी नेशनल, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने भी लिया, भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने। कहाँ कहाँ हुआ? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में हुआ। एक्यूवेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड रेडर्स ये अभ्यास है, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास 5वां संस्करण, ये आयोजन इसका इंडोनेशिया करता है। बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय अभ्यास है। भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल और पीएटाई विमान ने। कहा? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की अभी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग आई है और ये रैंकिंग उत्कृष्टता और वैश्विक मान्यता के आधार पर दुनिया भर के सबसे जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज है, उनका मूल्यांकन करती है, उनको रैंकिंग देती है। तो इसमें टॉप पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। 14 साल से लगातार इसमें ये टॉप पर बनी हुई है। इस बार दूसरे स्थान पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और बाकी इस रैंकिंग में 38 देशों के 300 संस्थानों को शामिल किया गया है और भारत से भी 4 यूनिवर्सिटीज को इसमें शामिल किया है, जैसे कि आईआईएससी बेंगलुरु को। इसमें कोई इनकी पर्टिकुलर रैंकिंग नहीं दी, बस बोल दिया कि 201 से लेके 300 की जो बैंड रैंकिंग है उसमें ये आते हैं और हमारे चारों यूनिवर्सिटीज इसी बैंड रैंकिंग में है। पिछले सालों की अपेक्षा में इस बार गिरावट देखी गई है, मतलब 201 से लेके 300 बैंड रैंकिंग का मतलब हुआ इनकी जो रैंक है वो इसी के बीच में है, 200 से ज्यादा है, 300 से कम है। तो कौन कौन से वो 4 यूनिवर्सिटीज है हमारे? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि उड़ीसा का शिक्षा और अनुसंधान को पहली बार इस रैंकिंग में शामिल किया गया और उसको भी इसी बैंड रैंकिंग में रखा गया है, 201 से 300 वाली बैंड रैंकिंग में। अच्छा, रैंकिंग हम बात कर रहे हैं। चलो 2025 में और कुछ रैंकिंग जो हमने पढ़ी है इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में स्थान रहा है 6ठा, टॉप पे चाइना। उसके अलावा ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123वें स्थान, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कोलकाता है। पूरे विश्व में कोलंबिया का बैरंक्विला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, टॉप पर ब्राजील है और भारत में टॉप पे कर्नाटक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे पे है, टॉप पर अमेरिका। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025, इसमें टॉप पर चाइना है, तीसरे पे भारत है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें पे है, टॉप पर अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे पे है, टॉप पे चाइना। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स पहले पे कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु है, इसको पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया था। ठीक है, तो ये 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान में रखना। बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं इसी तरह से, ताकि आप चीजों को भूलो नहीं। बाकी रेगुलर आप रहें, रेगुलरिटी तो आप ही को रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा मोपा हवाई अड्डा। तो गोवा का जो मोपा हवाई अड्डा है, वैसे इसे अब मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी सर्विस सेक्टर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला ये पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। कहाँ पे दिया गया पुरस्कार? मुंबई में। किसने दिया? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दिया। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसी तरह से कुछ और एयरपोर्ट्स में आपको अगर रिवाइज करवाऊं तो देखो, अयोध्या एयरपोर्ट न्यूज में था क्योंकि नाम बदल दिया महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे। और जो मोगा एयरपोर्ट है
उसके अलावा ये अभी आज हमने प्रश्न देखा, इसको अवार्ड मिला मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है, और नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पे हो गया इसका। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में मिलेगा, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, वैसे इसका भी नाम बदल दिया गया, कैपिटल का नाम अब श्री विजयपुरम हो गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा कोलकाता में, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में, बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में, पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज के नाम पे हो गया। और कुछ और इसी तरह से मैं आपको हवाई अड्डों से या एयरपोर्ट से संबंधित प्रश्न रिवाइज कराऊं, करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को मिला। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बन गई शंख एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, नाम इसका है पवन चित्र। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मिलेगा कोलकाता में। और 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख बने फैज अहमद किदवई। और अभी हमने पढ़ा था मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय यानी कि ऑफशोर हवाई अड्डा ये कहां पर शुरू होगा? तो याद रखना मुंबई में। वैसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को, और हमारे एविएशन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू। तो ये सब ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुनील मित्तल को। तो भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुनील मित्तल। और अभी भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए अभी मानद नाइटहुड उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। वैसे इस सम्मान का पूरा नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और उन्हें ये सम्मान किंग चार्ल्स तृतीय के शासनकाल में दिया गया, जिससे वे ये नए सम्राट के शासनकाल में ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। भाई अब नए राजा किंग चार्ल्स बन गए ना, तो जब वो राजा बने उसके बाद पहली बार किसी भारतीय को ये सम्मान मिला, तो उस प्रकार से देखें तो ये पहले नागरिक बन गए, पहले भारतीय नागरिक बन गए ये सम्मान पाने वाले। वैसे ये सम्मान इनसे पहले और किन किन भारतीयों को मिल चुका है वो भी मैं आपको बता दूं। जमशेद ईरानी को 1997 में दिया गया था, जो कि टाटा स्टील के पूर्व निदेशक थे। पंडित रविशंकर जी को दिया गया सन 2001 में, प्रसिद्ध सितार वादक थे। रतन टाटा जी को मिल चुका है 2009 में, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। और सुनील मित्तल को अब दिया गया, जो कि एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 2007 में। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, और आज ही मैंने आपको अवार्ड्स 2025 के सारे रिवाइज कराए, क्योंकि इससे पहले एक प्रश्न आया था अवार्ड वाला, ठीक है, तो वहां हमने रिवीजन कर ही लिया है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को। इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल एक्साइज डे, हिंदी में बोलोगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को होता है। उद्देश्य मनाने का क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के योगदान को मान्यता देना और करदाताओं को कर प्रणाली के प्रति जागरूक करना। और आपको बता दूं ये दिन पहली बार 1944 में मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन साल 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया था। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? मेकिंग थिंग्स इजियर, क्लीनर एंड फास्टर। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक दिवस है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, वो 27 जनवरी को होता है। तो हिंदी में देखोगे तो बहुत मिलते जुलते नाम दिखेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये 24 फरवरी और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस तो 27 जनवरी, दोनों अलग अलग याद रखना। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डे वाला प्रश्न है। चलो फरवरी में अभी तक 1 फरवरी से लेके अभी तक कौन कौन से डेज हम मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस था, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे, कृमि मुक्ति दिवस, और इस बार 10 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया है। फरवरी के दूसरे मंडे को होता है ये। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे, और 11 फरवरी को ही एंटी स्मगलिंग डे। 11 फरवरी को
विश्व यूनानी दिवस भी होता है। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 15 फरवरी विश्व पेंगोलिन दिवस, ये फरवरी के तीसरे शनिवार को होता है। 15 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी विश्व मानव विज्ञान दिवस, 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उसके अलावा 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस और अब ये 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मना रहे। तो ये फरवरी के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्कोच 2024 पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को, तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कोच अवार्ड 2024 से अभी सम्मानित किया गया। क्या है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? तो इसे एक तो आपको बता दूं, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ में चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो कार्यकाल है 2017 से लेकर 2027 तक का है, 10 सालों का। उद्देश्य है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सुधारना। बाकी स्कोच अवार्ड मिला, कौन देता है? स्कोच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज और सोशल डेवलपमेंट में उत्कृष्टता के लिए ये स्कॉच अवार्ड देती है। बाकी नागालैंड की यहाँ पे बात हो रही है तो एक बार आपको दिखाऊं मैप में, ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा होती है, गवर्नर है ला गणेशन और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। यहाँ का स्टेट एनिमल गयाल है, मिथुन। स्टेट बर्ड है ब्लिथ ट्रोगोपेन और एंटंकी नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप ये जरूर जानते हो कि आपदा जोखिम यानी कि डिजास्टर के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता करने वाला ये देश का पहला राज्य बना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 ये नागालैंड में हुए थे। 2024 में जो 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल ये यहीं पे मनाया गया था। मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और अभी इसका सिल्वर जुबली यानी कि 25वां संस्करण हुआ था। ठीक है, कब होता है? 1 दिसंबर को होता है ये। और जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद रखना। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल भी अभी यहीं शुरू हुई थी। ठीक है, तो बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, याद दिला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। क्विज मैंने आपको बता दिया, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लो। और टेलीग्राम नहीं मिलता तो वैसे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो नीचे देखोगे तो यूट्यूब का और टेलीग्राम का डायरेक्ट मैंने लिंक डाल दिए हैं, तो उन पे क्लिक करके आप वहां पे पहुंच जाओगे। बाकी चलो मैं कल के करंट अफेयर्स का भी आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले हमारे ये टॉप 10 चैंपियंस के नाम तो रह गए। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें, जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है ना, डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर से मैं डेली लेकर के आ रहा हूँ। तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे तो सभी अच्छा अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोत्साहन के लिए मैं थोड़ा सा लेकर के आता हूँ। तो देखिए कौन कौन है वो स्टूडेंट्स। सागर अहमद, बस मैं उम्मीद करूंगा कि ये रैंकिंग जेन्युइन हो, आपने इसमें चीटिंग ना की हो, क्योंकि वो आपके टाइम से और आपने जो पॉइंट स्कोर किया है उससे अंदाजा लग जाता है। क्योंकि जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि नहीं आप लोग बेईमानी से इसमें अपना नाम आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो या तो मैं इसको शो करना बंद कर दूंगा या फिर आपका नाम यहाँ से मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो ईमानदार रहना, ईमानदारी से आप यहाँ पे आपका नाम आएगा तो आपको भी अच्छा प्राउड फील होगा, ये सोच के करना। तो सागर, मंजू, दिनकर, साबा, निलय, रोशन, रितेश, जूही, आंशी और शर्मिता रहे। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप सभी को भी जो भी क्विज लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्विज लगा रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। चलो अभी मैं आपको रिवीजन कराता हूँ कल वाली क्लास का। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी फरवरी में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? 51। किस राज्य ने एन प्राउड नाम से एक पहल लॉन्च की? केरल। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला तटीय हवाई अड्डा, ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? पश्चिम बंगाल। और सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ या कहाँ मनाया गया? असम में। और भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। और अभी भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश में आयोजित नेवडेक्स आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? यूएई। उसके अलावा अभी एशिया आर्थिक वार्ता ये कहाँ पर आयोजित की गई? पुणे में।
और वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। और आखिरी प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अभी 22वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 फरवरी 2025 को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भी किस आईआईटी ने अनलक्ष्य MSCS को लॉन्च किया, तो आंसर होगा IIT कानपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।